गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल डी के आखिरी टॉपिक पर बातचीत हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर हम क्या क्या बातचीत करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या क्यों ये अधिनियम लाया गया, इस पर हम बातचीत करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर भी हम चर्चा करेंगे। और सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 12, इसके बाद सेक्शन 13 किन किन अपराधों की बात करता है, उस पर किस किस प्रोविजन की चर्चा की गई है, क्या आपको पनिशमेंट होगी, उन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पर आज मेरी आपसे बातचीत हो रही है। और मॉड्यूल डी का ये लास्ट टॉपिक है, यानी आज हम मॉड्यूल ए, बी, सी और डी सब कुछ कवर कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे इस लास्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा बीआरबीएल में जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उन पर, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में एक दो केस लॉज पूछे गए, जैसे मोहरी बीबी और धर्मोदर दास का केस पूछा गया था। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपकी क्लास की टाइमिंग यही होगी। इसके तुरंत बाद से हम केस लॉ की बातचीत शुरू कर देंगे, यानी कल से हम केस लॉ की बातचीत शुरू कर देंगे। तो आज हमारी इस मुद्दे पर बातचीत होगी। चलिए शुरू करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को देखेंगे तो इसमें जो टोटल सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, जो टोटल सेक्शंस हैं वो 31 सेक्शंस हैं। 31 सेक्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें 31वां सेक्शन खैर रिपील कर दिया गया, लेकिन आपको अधिनियम में टोटल 31 सेक्शन दिखाए जाते हैं। नाम सब कुछ क्लियर कर रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को क्यों लाया गया था, ताकि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। तो इस अधिनियम का उद्देश्य था भ्रष्टाचार की रोकथाम करना, करप्शन को रोकना। इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य यह था कि अगर करप्शन हो रहा है तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी इसे तय करना। तीसरा उद्देश्य ये हो रहा है कि अगर करप्शन हो रहा है तो उसकी जांच कौन करेगा। तो इसमें आपको अभी पढ़ने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक या एक से अधिक स्पेशल जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं ऐसे किसी मामले की जांच करने के लिए। तो इस अधिनियम का लाने का उद्देश्य यह था कि करप्शन को प्रिवेंट किया जाए। करप्शन के अंतर्गत जो डेफिनेशंस आती हैं कि करप्शन होता क्या है, अनड्यू एडवांटेज क्या होता है, वो डेफिनेशंस देना, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। कोई व्यक्ति अगर करप्शन कर रहा है तो इस करप्शन में पनिशमेंट क्या होगी ये तय करना, स्पेशल जजेस की नियुक्ति कराना, ये सारी चीजों के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लाया गया था। इसमें जो कुल सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो 31 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 31वां सेक्शन रिपील कर दिया गया था। अब क्या उद्देश्य है पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है करप्शन को क्रिमिनलाइज करना, यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई करप्शन भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है तो उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी ये करप्शन को क्रिमिनलाइज करता है। क्लियर है। तो करप्शन के अगर आप कोई करप्शन करते हुए पाए जाते हैं और आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो ऐसे केस में आपके उस एक्ट को क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। डिफाइन एंड पेनलाइज एक्ट लाइक ब्राइबरी, मिस एप्रोप्रिएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत माना जाएगा। और ये डिफाइन भी करता है कि ब्राइबरी क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्या है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। भाई अगर सजा की बात होगी, है ना, तो एक आपके अंदर एक डर होगा, आप मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है उनके अंदर ये डर होगा कि अगर हम पब्लिक सर्वेंट हैं तो अगर किसी तरीके का मिसकंडक्ट करेंगे या ब्राइब लेंगे या कोई कैसी क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो हमें, हमारे ऊपर पीनल एक्शंस लिए जा सकते हैं, हम इंप्रिजमेंट हो सकता है। तो स्ट्रेंथन करना अकाउंटेबिलिटी, इसलिए अकाउंटेबिलिटी इससे क्या होती है, आपकी इंश्योर होती है। होल्ड पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबल फॉर मिसकंडक्ट, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है तो उसे वहां पर मिसकंडक्ट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन को स्ट्रीमलाइन करना। तो इसका अगला मुद्दा यह था कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होते हुए कोई ऐसा ब्राइब लेता है या भ्रष्टाचार करता है, कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है अपने पद पर रहते हुए, तो ऐसे केस में उस पर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी उसे मुकदमे के दायरे में लाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। तो एक प्रोसिक्यूशन की जो प्रक्रिया उसको स्ट्रीमलाइन करना और ट्रायल्स चलाना, स्पेशल जजेस की नियुक्ति करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है करप्ट प्रैक्टिस, जो डिटर करप्ट प्रैक्टिस है उनको रोकना। तो अगर आप जो है बहुत जो है स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज उन पे इंपोज करेंगे तो जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो डिस्करेज होंगे। भैया अगर हम ब्राइब ले रहे हैं, किसी तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ अधिनियम है, उसको प्रिवेंट करने के लिए करप्शन एक्ट है। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब जो की प्रोविजंस है उनमें से दो की बात करेंगे। एक है पब्लिक सर्वेंट,
पब्लिक सर्वेंट किसको कहा जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट ही यहां पर कवर किए जाते हैं। और पब्लिक सर्वेंट चाहे वो भारत के अंदर काम कर रहे हो या भारत का कोई पब्लिक सर्वेंट अगर भारत के बाहर भी काम कर रहा है और वो अपने पद पर रहते हुए कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है तो वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाता है। पब्लिक सर्वेंट की अगर बात करें तो पब्लिक सर्वेंट यहां पर कौन होंगे, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसमें जजेस, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, एम्प्लॉयज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के भी अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो भी यहां पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अनड्यू एडवांटेज का मतलब है अगर कोई आप लाभ लेते हैं अपने पद पर रहते हुए, चाहे वो मॉनेटरी लाभ हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी फायदा हो, अगर आप कोई लाभ लेते हैं जो आपके लीगल इनकम के बियॉन्ड है, यानी जो आपकी लीगल रेम्युनरेशन है, आपकी जो लीगल सैलरी है उसके बियॉन्ड अगर आप कोई अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, अगर आप किसी एडवांटेज को एंजॉय करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, अगर आप कुछ ऐसे अनड्यू एडवांटेज को एंजॉय करते हैं जो कि आपके लीगल रेम्युनरेशन से बाहर है, आपकी जो सैलरी है उसके बियॉन्ड है, या वो लीगल रिसोर्सेज से आपके पास नहीं आए हैं, तो इन सबको अनड्यू एडवांटेज बोलते हैं। और अनड्यू एडवांटेज भी आपके क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो ये इसका उद्देश्य है, इसके प्रोविजंस हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत दिया गया है कि स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। यहां से एक सवाल बनता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत किसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए स्पेशल जजेस की नियुक्ति कर सकता है। तो ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, दोनों के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये अधिकार है कि इसके अंतर्गत आए हुए मामलों की जांच करने के लिए वो एक या एक से अधिक जजेस की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही साथ यहां पर क्वालिफिकेशंस की भी बात की गई है। तो वो किसी एरिया, किसी डेफिनेट एरियाज के लिए वो एक या एक से अधिक जजेस की नियुक्ति कर सकता है। अब ये तय कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नियुक्त करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करा तो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एज मेनी स्पेशल जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर सच एरिया और एरियाज फॉर सच केस और ग्रुप ऑफ केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके स्पेशल जजेस की नियुक्ति करते हैं कि कौन से केसेस के लिए कौन से स्पेशल जज नियुक्त किए गए हैं, उनका क्या एरिया होगा, क्लियर है, किस एरिया के लिए, किस केस के लिए, किस ग्रुप ऑफ केस के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है, वो सब कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास भी, राज्य सरकार के पास भी है। अब सवाल यह कि इन जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर कोई जज स्पेशल जज के रूप में अपॉइंट हो रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट अनलेस, कोई भी व्यक्ति तब तक यहां पर स्पेशल जज होने के लिए नियुक्त नहीं होगा इस एक्ट के अंतर्गत जब तक कि वो क्या ना हो, यानी उसे क्या होना जरूरी है, ही इज और हैज बीन अ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज होना चाहिए। क्लियर है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत या तो वो सेशन जज हो या सेशन जज रह चुका हो, या अभी हो या रह चुका हो, या वो असिस्टेंट सेशन जज रह चुका हो या एडिशनल सेशन जज रह चुका हो। तो अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से नहीं है तो वो स्पेशल जज के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता, यानी इन तीनों में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए, तब वो यहां पर स्पेशल जज के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक है जी। केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी, दोनों के पास ये अधिकार आते हैं। अब जो आप यहां पर चार्ट देख रहे हैं बाबू, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, क्योंकि आपकी बुक से अच्छा कहीं पर ये चार्ट दिया नहीं गया। मैं अमूमन जब आपके लिए नोट्स बनाता हूं तो मेरी कोशिश पूरी होती कि सबसे अच्छी पिक्चर आपके सामने रखी जाए, कोई डायग्राम है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि एक डायग्राम में हम सारी चीजें पढ़ लें, समझ लें। तो ये आपकी मैकमिलन बुक से ही डायग्राम लिया गया, ये चार्ट लिया गया है मैकमिलन बुक से, क्योंकि इससे अच्छा चार्ट कहीं और अवेलेबल है नहीं, कहीं पर भी आप ढूंढेंगे। अब है क्या ये, सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 12 तक आप देख रहे हैं यहां पर अलग अलग अपराध की चर्चा यहां पर की गई इस अधिनियम में, और उनके लिए क्या पनिशमेंट होगा वो दिया गया है। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आराम से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सेक्शन 7 की इसकी बात करता है, ये सेक्शन 7 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, ये सारी इधर सेक्शंस हैं, इधर आपके ऑफेंसेस हैं, और इधर उनके लिए जो पनिशमेंट यहां पर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में उसकी चर्चा की गई। जैसे सेक्शन 7 कहता है जहां कोई पब्लिक सर्वेंट्स को ब्राइब किया गया है, यानी पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई घूस दिया है, ब्राइबरी अगर उसने की है, तो उस केस में क्या पनिशमेंट उसको मिलने वाली है। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट कौन है, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसके लिए पनिशमेंट विद इन इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर। अगर हम इंप्रिजमेंट की बात करेंगे तो 3 साल की कम से कम जेल हो सकती है, जो अधिकतम 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ उस पर मॉनेटरी पेनल्टी भी इंपोज की जाएगी। दोनों चीजें हो सकती हैं, ये दोनों एक साथ हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं।
3 साल की जेल है, कम से कम 3 साल की जेल, जिसे अधिकतम बढ़ा के 7 साल किया जा सकता है अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दिया जाता है या वो ब्राइब लेता है। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन ए क्या कहता है, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इलीगल मींस और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी करप्शन से या किसी इलीगल मींस से, तो उस केस में भी आपको जेल होगा, जो कम से कम 3 साल का हो सकता है। इस केस में भी कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अगर हम सेक्शन 8 की बात करेंगे तो सेक्शन 8 में क्या ऑफेंस डिफाइन किया गया है, वेयर एनी पर्सन गिव्स और प्रॉमिसेस टू गिव एन अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट टू एक्ट इलीगल एक्टिविटी। कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपने पद पर रह के कह रहा है कि भैया मैं आपको ये एडवांटेज दे दूंगा, ये मैं आपको एक अनड्यू एडवांटेज प्रोवाइड करूंगा, तो ये भी पनिशेबल एक्ट होगा, जहां पर आपकी जेल 7 साल तक की बढ़ाई जा सकती है और फाइन भी दिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 9 कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट बाय अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देता है तो उस केस में फाइन वहां पर उसे मिलेगा। कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को जेल नहीं हो सकती, तो फाइन की व्यवस्था वहां पर की गई है। फाइन इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना अमाउंट वहां पर इन्वॉल्व है, या जो डिस्क्रिप्शन होगा आपके जो स्पेशल जजेस यहां पर नियुक्त किए जाएंगे। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, वेयर अ पर्सन इन चार्ज of commercial organization such as any director, manager, secretary or other officer is found to be guilty of offense। अगर कोई भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उसके डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो उस केस में उन पर क्या होगा, इंप्रीजमेंट होगा, जो कम से कम 3 साल का हो सकता है, 3 साल से कम नहीं, और जिसको अधिकतम 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ फाइन भी लगाया जाएगा। ये हो गया सेक्शन 9 की चर्चा। सेक्शन 10 में ये चर्चा की गई है। सेक्शन 11 में अगर बात करेंगे तो पब्लिक सर्विस ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न्ड इन प्रोसीडिंग इन बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट रहते हुए कोई अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करता है, कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है, तो यहां पर भी भैया आपकी जो जेल है वो कम से कम 6 महीने की हो सकती है और इसे मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ फाइन है। क्लियर है। अगला है सेक्शन 12 पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। यहां पर भी आपको जो जेल है वो 3 साल की है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, फाइन भी लग सकती है। इसको याद करने का तरीका ये है कि जहां मिनिमम 3 साल की जेल है वहां मैक्सिमम 7 साल का प्रोविजन है, यहां पर मिनिमम 6 मंथ का है तो मैक्सिमम 5 ईयर का है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भैया, सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 जिसकी चर्चा करता है, सेक्शन 13 चर्चा करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट की। ध्यान समझिएगा, सेक्शन 13 किसकी चर्चा करता है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट की। यहां पर दिया गया क्या सेक्शन 13, नहीं यहां पर नहीं दिया गया, क्रिमिनल मिसकंडक्ट की चर्चा करता है। अब क्या होगा क्रिमिनल मिसकंडक्ट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने पद पर रहते हुए जो संपत्ति है जो उसको उस पद पर रहने की वजह से दी गई, अगर उसका वो मिस एप्रोप्रिएशन करता है, गलत तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करता है, अपने उपयोग में उसको लाता है, ये सब क्रिमिनल मिसकंडक्ट माने जाते हैं। या ब्राइब अगर लेता है तो ये सब क्रिमिनल मिसकंडक्ट माना जाता है। ऐसे केस में सेक्शन 13 के अंदर का ध्यान रखिएगा, जो जेल है यानी जो इंप्रीजमेंट है वो मिनिमम 4 साल है, मैक्सिमम 10 साल है, साथ ही साथ फाइन है। तो यहां पर आपको ब्राइब की यहां पर भी आपको कंडीशन दिखाई देगी, जहां पर देखिए सेक्शन 7 में क्या है और सेक्शन 13 में क्या अंतर है। व्हेन द पब्लिक सर्वेंट इज ब्राइब्ड, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दिया जाता है उस केस में यहां पर यह सजा की बात की जा रही है, जबकि सेक्शन 13 कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेता है या जो संपत्ति है, जो धन है, उसका मिस एप्रोप्रिएशन करता है तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत माना जाएगा। 4 साल की वहां पर जेल है और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। तो सेक्शन 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगर भैया कोई भी स्पेशल जज नियुक्त किया गया है, उसने मामले की सुनवाई की है, तो क्या उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। यह आपके पास एक मौका होता है कि आप अपील कर सकते हैं। अमूमन स्पेशल जजेस के अगेंस्ट जो अपील होती है वो हाई कोर्ट के पास होती है। इसी एक्ट के सेक्शन 27 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया, ये प्रावधान है कि स्पेशल जजेस के अगेंस्ट आप जाके हाई कोर्ट में, जिस राज्य में हाई कोर्ट जहां पर आपका सुनवाई किया जा रहा है वो जुरिडिक्शन जिस हाई कोर्ट के उसमें आता है, आप वहां पर जाके अपनी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास स्पेशल जजेस ने जो क्या नाम है जो डिसीजन दिए हैं उनको रिव्यू करने का भी अधिकार होता है। तो हाई कोर्ट खुद भी रिव्यू कर सकता है और आप हाई कोर्ट के पास जाके ऐसे मामलों के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, मतलब स्पेशल जजेस के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। देखिए, अपील एंड रिवीजन इन जजमेंट्स, अपील भी किया जा सकता है, जजमेंट का रिवीजन भी हो सकता है ऑफ अ स्पेशल जज under the act normally lies with the high court as brought out of by section 27। तो हाई कोर्ट में जाके इनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है और इसका रिवीजन, इसका रिव्यू भी किया जा सकता है। जो जजमेंट दिया गया उसको रिव्यू भी किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है। सेक्शन 27 क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फॉर एज दे मे बी एप्लीकेबल all the powers of appeal and revision conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 12 of 1974 on a high court as if the court of special judge were a court of session trying cases
केसेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट के लोकल लिमिट के अंतर्गत वो जज काम कर रहा था, स्पेशल जज, उस हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वो अपील को भी सुन सकता है, उसके डिसीजन का रिवीजन भी कर सकता है, यानी रिव्यू भी कर सकता है। कब? जब वो जज एक कोर्ट ऑफ सेशन के अंतर्गत काम कर रहा होता है, तो उसके पास ये अधिकार होता है हाई कोर्ट के पास कि वो ऐसी अपील को ले सकता है, ऐसी अपील को स्वीकार कर सकता है और उस जजमेंट का रिवीजन भी कर सकता है। तो सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 13 जो यहां पर आपको ऑफेंसेस की बात की गई, उनको आपको ठीक से समझना है। सेक्शन 7 जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दिया जा रहा है या कोई जो है अनड्यू एडवांटेज पब्लिक सर्वेंट जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इन सारे केसेस में। और सेक्शन 13 है जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात करता है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट के केस में 4 साल की सजा है सेक्शन 13 के अंतर्गत मिनिमम, और 10 साल की सजा है मैक्सिमम। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हुए ये आखिरी टॉपिक था, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातचीत थी जो आपके साथ चर्चा करना जरूरी था। टॉपिक मैंने कोई भी ड्रॉप नहीं किया, सारे आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। अभी आपके लिए हमारे सारे ही महापैक पर, मैं अमूमन इसकी जानकारी आपको देता रहता हूं, हमारे सारे ही महापैक पर सीआईबी जीआईबी सबके सारे ही महापैक सारे लाइव बैचेस पर 31 अगस्त तक आपको ऑफर दिया जा रहा है। 60% तक का ऑफ आपको मिल रहा है अभी, यानी फीस काफी कम हो जाती है। और आप इसके अलावा एडिशनल 200 का डिस्काउंट और ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा 200। 60% के लिए कोई कूपन कोड आपको यूज नहीं करना, लेकिन अगर आप 200 का एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं महापैक्स पर, तो आपको अगस्त 200 का यूज करना है। आप 200 का एडिशनल डिस्काउंट और भी ले सकते हैं। ये डिस्काउंट आपके 6 मंथ के सीआईबी महापैक, 1 ईयर 2 ईयर सब पर ही है। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, महापैक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको इलेक्टिव पेपर इसमें अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा। ये ऑफर हमारे इंडिविजुअल बैचेस पर भी है, फाउंडेशन 2.0 बैच पर भी है। बहुत जल्दी हम आपके लिए सीआईबी के लिए एमसीक्यू बैच लाने वाले हैं। सीआईबी के लिए हम रीलोडेड एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन बैच भी आपके लिए लाने वाले हैं। वो सब आपके साथ हम यहीं से अनाउंस करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर सब आप सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हो और इन पर भी अभी ऑफर एप्लीकेबल है। क्लियर है? लेकिन इस ऑफर की जो लास्ट डेट है भैया वो याद रखिएगा, वो 31 अगस्त है। कम फीस में अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन बैचेस को। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन बैच होगा वो महापैक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्टिव पेपर वगैरह आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती और एडिशनल मॉक टेस्ट वगैरह भी उसमें मिलते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब के लिए यहाँ बना रहता हूँ। आपके 2 विषय में डील करता हूँ सीआईबी में। 4th कंपलसरी पेपर आपका बीआरबीएल और एक इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर। इन पर आप कोई भी बातचीत मुझसे कर सकते हैं। आज के लिए इतनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।